बेटा दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हैवी मेटल नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी मतलब हैवी मेटल का क्या रोल है नेफ्रोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैवी मेटल्स मतलब मेटल्स, हैवी मेटल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर हम ये हैवी मेटल्स की बात करें तो कुछ मेटल सही भी है, कुछ मेटल सही नहीं भी है। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है हैवी मेटल आर्सेनिक, टंगस्टन, निकल, बेरिलियम, एंटीमोनी, प्लेटिनम, कैडमियम, सीजियम, एल्यूमिनियम, लेड, बेरियम, टीन, कॉपर, यूरेनियम, थोरियम, मरकरी और थैलियम। ये क्या हमारे हैवी मेटल्स है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो हमारी लाइफ में मतलब हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीजें सरकमस्टांसेस होती रहती है कि ये जनरेट होते रहते हैं या हमारी डेली लाइफ हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं और हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज हम हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबको दिखाई दे रहा है ना? तो अब बात करते हैं यस बैकग्राउंड मैम। की। ठीक है, तो बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो दोस मेटल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेटर देन 4। ठीक है, जिन मेटल की जो ग्रेविटी है वो 4 से ज्यादा है तो वो हमारे किसके अंडर आते हैं? हैवी मेटल के अंडर आते हैं। ठीक है, मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और ये कहाँ से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मतलब देखो आजकल मतलब जो हम क्या हमारा जो हमारी जो कंट्री है वो क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, हमारे क्या है कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री भी काफी इंक्रीज होगी, उनकी भी नंबरिंग ज्यादा बढ़ के, और जिसकी वजह से ज्यादा जगह एक्टिव इंडस्ट्री होने की वजह से वहां पे वर्क होता, और उसी इंडस्ट्री में वर्क होने की वजह से कुछ हमें प्रोडक्ट तो मिलते हैं। इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्ट तो हमें देती, लेकिन साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ वो हमारे एनवायरमेंट को भी ऐसी नेगेटिव प्रोडक्ट देती है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो जो हमारी हैवी मेटल्स है ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? मोस्टली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ये ज्यादा ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और क्या है ये? इनमें सबसे ज्यादा कौन कौन से ऐसे हैवी मेटल्स है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए डेंजरस है? तो मोस्ट हजार्डनेस हैवी मेटल्स आर आर्सेनिक, लेड, मरकरी और कैडमियम। मतलब आर्सेनिक क्या है? टॉक्सिक है, लेड भी टॉक्सिक है, मरकरी भी टॉक्सिक है और कैडमियम भी टॉक्सिक है। तो ये हमारे हैवी मेटल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हैं या बहुत ज्यादा डेंजरस है। समझ में आ गया मेरा? सबको आया? यस मैम। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी। कौन कौन से फैक्टर टॉक्सिसिटी को अफेक्ट कर सकते? तो इसमें है टोटल डोज अब्सॉर्ब। मतलब मतलब जैसे अगर ये चीजें लेंगे तो क्या डोज अब्सॉर्ब होगी? हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है? अब्सॉर्ब करती है हर चीज को। तो इन चीजों को लेने से क्या है अब्सॉर्ब? तो फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर है कि कितना डोज अब्सॉर्ब किया? तो टोटल डोज अब्सॉर्ब। नेक्स्ट है एक्सपोजर, आइदर एक्यूट या क्रोनिक। मतलब एक्सपोजर क्या है? किसी चीज का एक्सपोज हो रहा है हम पे, चाहे वो थोड़े शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इस पे डिपेंड करता है। एज ऑफ द पर्सन की एज कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है। एग्जांपल में यंग चिल्ड्रन आर मोर सस्पेक्टेबल टू लीड। मतलब जो बच्चे होते हैं वो ससेप्टेबल किसके लिए? लीड के लिए, लाइट के लिए सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एज फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एक्सपोजर, कि ये जो हैवी मेटल है
ये हमारी अगर एक्सपोज हो रहा है तो किस थ्रू हम पे एक्सपोज हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल में elemental mercury is inert in the gastrointestinal tract and through intact skin, but inhale या injected element mercury है distresses effect। मतलब अगर कह लो कि अगर जो एलिमेंटल मर्करी है ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के लिए तो क्या है, इनर्ट है, और खास तौर से स्किन के लिए भी है। लेकिन अगर इसको किसी गलत तरीके से इनहेल कर लिया जाए या इंजेक्ट कर लिया जाए तो ये क्या है, डेंजरस इफेक्ट दे सकती है। ठीक है, अब आता है मोड ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, कि किस किस मोड से ये एक्सपोज होती है। तो इसमें है सेकंड मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या है, सेकंड मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस है लीड। अब हम ये लेड की बात कर लें। लेड पॉइजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिक एनवायरमेंट इलनेस। जो लेड पॉइजनिंग है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रोनिक एनवायरमेंटल इलनेस के लिए। मतलब लंबे समय से हमारे एनवायरमेंट को बीमार करने के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा योगदान है। ये कह लो कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट को बेकार करने में लेड की सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अगर मैं लेड की बात करूं तो आजकल व्हीकल बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, हर किसी के पास व्हीकल है और हर कोई पेट्रोल, मोस्टली लोग पेट्रोल ही यूज कराते हैं। जो पेट्रोल यूज कराते ना उस पेट्रोल में लेड के कंपोनेंट्स भी होते हैं। और जब वो फ्यूम्स बनते, जब धुएं बनते हैं उनके, तो उसी धुएं के साथ वो हमारे एनवायरमेंट में फैल जाती है और हमारे एनवायरमेंट को बीमार कर देती है। ठीक है, इन द एनवायरमेंटल लेड इज इन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे एनवायरमेंट में जो लेड है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक लेड कंपाउंड आर लेस टॉक्सिक। जो इनऑर्गेनिक लेड होती है वो कम टॉक्सिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की, कैसे कैसे होती है। जैसे अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो बैटरी मेकर्स, जो बैटरी बनाने वाले होते हैं वहां से ज्यादा लेड एक्सपोज होता है। केबल मेकर, जो केबल बनाते हैं उनके लिए, ग्लास मेकर, पॉलिशर्स, गन शूट, गन बैरल मेकर, ज्वेलर्स, लेड बर्नर, पेंटर्स, पिगमेंट मेकर, पाइप कटर और प्रिंटर। मतलब इन ये क्या है, ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशनल मतलब एरिया है जहाँ पे लेड जो है क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। जैसे बैटरी बर्निंग, बुलेट डिटेंशन, कुकिंग इन लेडन पोट्स। ठीक है, ingestion of paint, gasoline, cigarette smoke, surface paint on the toy, stagnant water in pipe। इन ये क्या है, नॉन ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन है जिससे लेड क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो अब देख लो कुछ ऐसे हैं जो मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय या काम जो भी है, एक काम के थ्रू होता है और एक बिना काम के थ्रू, दोनों के थ्रू क्या है, लेड क्या है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि अब्जॉर्प्शन इनका कहाँ कहाँ होता है। तो लेड की बात करते हैं जेट ट्रैक में अब्जॉर्प्शन का है। चिल्ड्रंस आर एट ग्रेट रिस्क फॉर लेड अब्जॉर्प्शन। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको लेड अब्जॉर्प्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जबकि एडल्ट में 11 से 16% ही होता है, जबकि बच्चों में 40 से 50% तक का खतरा होता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद ZN डेफिशिएंसी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो कैल्शियम है या जिंक है इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स में अब्जॉर्प्शन। लंग्स में अब्जॉर्प्शन होता है अराउंड 50 से 70%। ठीक है, इतना होता है। स्किन स्किन में क्या है, इनऑर्गेनिक लेड इज नॉन एब्जॉर्बर। जो इनऑर्गेनिक लेड होंगी वो स्किन अब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन ऑर्गेनिक
जो ऑर्गेनिक होगी वो इजिली अब्सॉर्ब कर लेगी हमारी स्किन, ठीक है। जो नॉन ऑर्गेनिक लेड होगी स्किन अब्सॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन ऑर्गेनिक लेड को स्किन हमारी बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक्सचेंज इन 3 कंपार्टमेंट, ठीक है। ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है एब्जॉर्प्शन के बाद, ब्लड, सॉफ्ट टिश्यू और मिनरलाइजिंग, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड में चले जाएगी एब्जॉर्ब होने के बाद, ब्लड के थ्रू वो सॉफ्ट टिश्यू तक चले जाएगी, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू हमारे कौन कौन से, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन, मसल्स एंड हार्ट, ठीक है। उसके बाद है मिनरलाइजेशन हो जाएगा टिश्यू का, जिसमें हमारे बोन और टीथ इन्वॉल्व होंगे। इन बोन इट इज स्टोर फॉर सेवरल ईयर, बोन में ये बहुत सालों तक स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और ये किस में निकलेंगी, प्रेगनेंसी, जब वो लेडी कोई प्रेगनेंसी होगी तब ये दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। क्रॉसिस द प्लेसेंटा, ये प्रेगनेंसी में क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास जा सकती है। ये एग्जिस्ट इन ब्रेस्ट मिल्क, मतलब या ब्रेस्ट मिल्क को रोक सकती है, ठीक है। साथ साथ माल न्यूट्रिशन और आयरन डेफिशिएंसी भी कॉज कर सकती है, जिसमें हायर लेड अब्सॉर्ब इन द मदर, जिसमें मदर में बहुत ज्यादा लेड अब्सॉर्प्शन हुआ हो तो माल न्यूट्रिशन और आयरन डेफिशिएंसी भी उसमें हो सकती है। बेटा इतना समझ में आया, बेटा समझ में आया इतना सबको। Yes, ma'am. अब बात आती है पैथोफिजियोलॉजी की, ये जो है ये कैसा हमारी बॉडी में एक्ट करता है। तो लीड जो लेड होता है, लेड इनहिबिट एंजाइम विद सल्फोहाइड्रिल ग्रुप, जो हमारी जो लेड होंगी वो जो एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। डेल्टा इम्यूनोल्यूलिनिक एसिड डिहाइड्रेज, जो क्या कर डेल्टा एमिनोलेविनिक एसिड डिहाइड्रेज एंड फेरोचिलेटेज इनहिबिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हीम प्रोडक्शन मतलब आयरन का जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो जाएंगी इरिथ्रोसाइट्स के साथ, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है पीबी, पीबी आयंस डिस्ट्रीब्यूट इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन, ठीक है, हीमोस्टैसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। बटन लाइन है गेंगिवा लेड लाइन इन गम्स, ठीक है, गम्स में बटन लाइन क्रिएट हो जाएंगी। सीएनएस, अगर हम सेंट्रल नर्वस की बात करें, चिल्ड्रंस आर मोर ससेप्टेबल, जो चिल्ड्रंस में ये ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब बात आती है सिम्टम की, सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए टॉक्सिसिटी बन जाएगी, वॉमिटिंग होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, एटेक्सिया होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद लेड नेफ्रोपैथी हो जाएगी, लेड मतलब जो लेड है वो हमारे किडनी को इफेक्ट करने लगेगी, ठीक है। एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और वो हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वहां पे आईसीटी को क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा, जिससे क्या करेगा, इंसेफेलोपैथी मतलब हमारे ब्रेन रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक टॉक्सिसिटी, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, लंबे टाइम से चल रही है जो, इसमें क्या है, लो लेवल एक्सपोजर ओवर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लो लेवल एक्सपोजर होता रहेगा, ठीक है। अर्ली सिस्टम जो है, इसमें मसल्स वीकनेस फील होगी पेशेंट को, ठीक है। पैराथेसियासिस हो जाएगी, कंफ्यूजन होने लगेगा, इरिटेबिलिटी होने लगी, ठीक है। मेटाबॉलिक टेस्ट इन माउथ, और माउथ से मतलब जो टेस्ट होगा ऐसे लगेगा कि जैसे मेटल खा रहे, तो ऐसे मेटालिक टेस्ट फील होगा, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन, लेट कौन कौन से उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डिमिनिश लिबिडो हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या है, लेट कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। अब ये देखो बटन लाइन दिख रही है आपको, बेटा दिख रहा है, जी मैम। ठीक है। देखो बटन लाइन में टीथ में क्या प्रॉब्लम्स आ गई है ना, ये ज्यादा लेड यूज करने की वजह से हो गया। जरूरी नहीं है कि हम लोग लेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेड भी हम लेते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, हम इनडायरेक्ट लेड भी कंज्यूम करते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती ही हैं,
ठीक है। और ये प्रॉब्लम वहाँ सबसे ज्यादा होती है जहाँ पे इंडस्ट्री हो, तो उसके आसपास ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अब देखो यहाँ रिस्ट ड्रॉप, यहाँ कैसी रिस्ट दिख रही है ना, तो ये क्या है, लेड की सिम्टम्स है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पर्सन को हो सकती है। अब बात करते हैं बच्चों में, इन चिल्ड्रन परमानेंट लर्निंग डिसेबिलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, जो अगर बच्चों पे क्या इफेक्ट करेगा कि बच्चे की याददाश्त जो होगी ना वो डिसेबल हो जाएगी, मतलब उसकी लर्निंग पावर ना अच्छी नहीं होगी, मतलब कह लो पागल टाइप का हो सकता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकती है, या उसका बिहेवियर मतलब एक तरह जैसे एक मेंटल रिटार्डेड पर्सन जैसा वर्क करता है वैसे ही उसकी फीचर्स हो जाएंगे। ठीक है, हियरिंग लॉस, सुनने में उसे प्रॉब्लम हो, एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा, और उस बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो भी डिले हो जाएगी, प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब इन्वेस्टिगेशन की। डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें ये पता कर सकते हैं कि लेड का लेवल कितना है। ठीक है, अगर 9 माइक्रोग्राम पर उससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, सीबीसी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें हमें बेसोफिलिक स्टिफन के बारे में पता सकता है। लेड इन बोन्स एक्सरे करवा सकते हैं, फ्लोरोसेंट एक्सरे के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हमारे बोन्स में कितना लेड है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है जिसमें रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, एब्डोमेन का मतलब क्या करते हैं, एक्सरे लिया जाएगा और पता किया जाएगा कि जो हमारे एब्डोमेन के जो टिश्यू है वहां पे कितना लेड प्रेजेंट है, तो डायग्नोसिस से हमें ये पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोफायरी लेवल, उसमें FEP का कर सकते हैं जिसमें हमें अपने आरबीसी के बारे में पता चलेगा कि लेड हमारे आरबीसी को कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, हाई ब्लड लीड बट PP नॉर्मल एक्यूट। ठीक है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर तो लीड करेगा लेकिन जो हमारा फ्री इरिथ्रोसाइट है वो नॉर्मल रहेगा। बोथ आर हायर एंड क्रोनिक, जो दोनों है बहुत ज्यादा और लंबे टाइम तक हो सकता है। अब आते हैं रेगुलेटरी लिमिट। ठीक है, रेगुलेटरी लिमिट में क्या है, 15 ppb इन ड्रिंकिंग वाटर, ये लिमिट है कि हाँ इतना रेगुलेट करना है। अब बात करते हैं मर्करी की। अभी तक हमने बात की लेड की, मतलब शीशे की बात की, अब हम बात करते हैं मर्करी की। मर्करी तो हम सबने देखा ही होगा। ठीक है, मर्करी जो होता है वो कोई सी भी शेप ले लेता है। ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। तो आज हम मर्करी के बारे में बात करते हैं। मर्करी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स। ठीक है, कि इसका सोर्स क्या है। ऑन द टॉप हजार्डियस सब्सटेंस, जो हमारा जो मर्करी है 3rd नंबर पे सबसे हजार्डियस सब्सटेंस है। नेचुरली डिकेसी ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड वल्कोनी, मतलब ये हमारे अर्थ पे क्रस्ट से मिलेगा, नहीं तो जो ज्वालामुखी होते हैं ना वल्कोनिक एरिया, वहां से ये हमें मिलता है। ठीक है, ये हमें माइनिंग, स्मेल्टिंग और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, और ये कहाँ से भी हमें मिलता है, माइनिंग से, स्मेल्टिंग या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के थ्रू भी हमें ये मिल जाता है। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक मरकरी कम टू द अर्थ इन रेन, अगर एटमॉस्फेयर में मरकरी है तो वो रेन के थ्रू हमारे धरती पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है पेंट और फ्यूगिसाइड। हम घरों में जो पेंट कराते हैं उसमें भी मरकरी प्रेजेंट होता है, और फ्यूगिसाइड, और जो हम घरों में जो हम फंगल के अगेंस्ट या केमिकल्स यूज करते हैं इंसेक्ट के अगेंस्ट, उसमें भी मरकरी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है थर्मामीटर, जो हम घरों में फीवर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें भी मरकरी होता है। थर्मोस्टेट में भी मरकरी यूज होता है। हमारे जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब होती है या आलम गम्स होती है, आलम गम्स मतलब जो हमारी फिटकरी होती है उनमें भी मर्करी प्रेजेंट होता है। एंटीसेप्टिक जो हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं उनमें भी मर्करी होता है, और वैक्सीन में भी कुछ में मर्करी प्रेजेंट होता है। तो इसके बहुत सारे सोर्स हैं। अब बात आता है मोड ऑफ एक्सपोजर कि मतलब कौन किस किस मोड से ये एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, तो इसकी 3 फॉर्म है, एलिमेंटल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर हम एलिमेंटल की बात करें तो इनहेलेशन मतलब सांस के थ्रू हो सकता है, पूरली थॉट आईजी थ्रू आईजी ट्रैक, स्किन कांटेक्ट, या मतलब
और ये मतलब जीआईटी ट्रैक के थ्रू या स्किन कांटेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ये प्योरली थ्रू जीआईटी ट्रैक, इनऑर्गेनिक केस में ये हमारे इंटेस्टाइनल एरिया से हो सकता है, या डर्मल एक्सपोजर कॉज टॉक्सिसिटी, या हमारे स्किन पे अगर एक्सपोज हो तो अगर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक, जो है हमारा लिपिड सोल्यूबल से हो सकता है, वेल अब्सॉर्ब वाया जीआईटी, और सबसे ज्यादा हमारे जीआईटी ट्रैक से अब्सॉर्ब हो सकता है, लंग से हो सकता है और स्किन से हो सकता है, ठीक है। तो ये और ये मतलब मदर से बच्चे को भी हो सकता है क्रॉस द प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ये हो सकता है। तो मतलब मोड ऑफ एक्सपोजर जो मरकरी के हैं वो 3 फॉर्म में हम डिवाइड है। अब बात आती है पैथोफिजियोलॉजी की, ये कैसे वर्क करता है। तो बाइंड टू सल्फोहाइड्रेट, जो हमारी मरकरी है वो सल्फोहाइड्रेट से बाइंड करके हाइड्रल ऑफ एंजाइम से बाइंड कर देंगी और डैमेज कर देंगी, ठीक है। और ठीक है, इसमें मिथाइल मरकरी इनएक्टिवेट, जो मिथाइल मरकरी है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे सोडियम पोटेशियम और एटीपीज हैं उनको इनएक्टिवेट कर देंगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। इंडस्ट्रियल मरकरी में हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इक्वेटिक ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव कन्वर्ट इट टू मिथाइल मरकरी, जो हमारे इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पानी में रहने वाले जीव होते हैं, और जो हमारे वेजिटेटिव हैं वो इसको मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन मरकरी बिकम बायोमैग्नीफाइड इन द फिश, और जिसकी वजह से फिश में ये बायोमैग्नीफाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पर्सन कंज्यूम करता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कुकिंग में हम इसको रिमूव नहीं, मतलब मान लो अगर फिश में अगर बायोमैग्निफिकेंट हो जाएगी और कोई उस फिश को बनाएगा तो वो फिश को तो बना देगी लेकिन मरकरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, मरकरी वैसी की वैसी ही रहेगी। अब देखो जैसे इसमें दिखाया गया ना कि वाटर, इसमें दिखाया गया कि एनवायरमेंटल मरकरी है, बारिश का पानी वो पॉन्ड्स में गया, साथ साथ इंडस्ट्री ने भी मरकरी को रिलीज कर दिया, रेन्स के थ्रू भी मरकरी आ गई, और ज्वालामुखी है उसके थ्रू भी मरकरी आ गई, और वो पानी के आसपास है कि उसमें जो फिश है उसने उसको खाया और मरकरी फिश के अंदर चली गई, फिश को फिर ह्यूमंस ने खाया, और कुकिंग के टाइम मरकरी डिसॉल्व नहीं हुआ और ह्यूमन ने फिर फिश को खा लिया, तो वो डायरेक्टली क्या होगी, फिश के इंटेस्टाइन में चलेगी और रिएक्ट करने लगे। एक केस आया था मीना माता डिजीज बहुत ज्यादा मरकरी की कंज्यूमन से हो गया था। ये अराउंड बहुत पुरानी बात है, जब क्या हुआ था कि एक मीना माता मतलब एक तालाब नदी थी जिसमें मरकरी का लेवल इतना बढ़ गया था कि उसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होने लगी। उसको मीना माता डिजीज या मीना माता बे के नाम से जानते हैं, मतलब उस जो नदी का नाम है मीना माता बे कह लो, और उससे होने वाली जो डिजीज है मीना माता के नाम से जानी जाती है, जिसमें क्या है ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पे इफेक्ट करती है और बच्चे मेंटल रिटार्डेड हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं दे देता, उनको बहरे हो जाते हैं, और कई लोगों को तो वहां पे दौरे भी आ जाते। तो मरकरी के केस में एक मीना माता जो नदी थी, जो खाड़ी थी, उसमें मरकरी के इतने ज्यादा कंटेंट मिले कि उसको वो जिसके भी कांटेक्ट में आया उसको मीना माता डिजीज हो गई। अब एलिमेंटल मरकरी, जिसमें एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनाइटिस हो सकता है, और स्किन या नोज इरिटेशन हो सकती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से क्या हो सकता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट हो सकता है। अगर अर्ली सिम्टम की बात करें, इंसोम्निया हो सकता है, इम्पेयर मेमोरी हो सकती है, और माइल्ड ट्रिमेटर होता है। लेट में क्या है, बहुत टाइम बाद पाम जो होंगे उसकी रेड हो जाएंगे, ठीक है, और वो नर्वसनेस फील करेगा, और साथ साथ रीनल टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। ये मरकरी की वजह से ये प्रॉब्लम, देखो पिंकी पिंकी हैंड लैम्प पाम हो गया ना, ये मरकरी के एक्सपोजर की वजह से ही है। अब आता है इनऑर्गेनिक मरकरी, जिसमें क्या है, इनऑर्गेनिक मरकरी हमारे जीआईटी में अल्सर क्रिएट करेगा और हेमरेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और हमारे ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी करने लगेगा, और इससे होने वाली जो डिजीज है हम उसको पिंक डिजीज भी कहते हैं। ये देखो
इसमें हमारे जो पाम्स है और हमारे जो फुट है वो पिंक कलर के हो जाते हैं, इसलिए इसको पिंक डिजीज कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मर्करी के। ये क्या है? मिथाइल मर्करी, डाई मिथाइल मर्करी एंड मिथाइल मर्करी है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया था मीना माता डिजीज। ठीक है, आप डायग्नोसिस का पता कैसे करेंगे? इसका पता करने के लिए यूरिन का कलेक्शन होगा, मतलब यूरिन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक मर्करी के लिए पूरा मतलब सीबीसी कराना पड़ेगा और साथ साथ हेयर एनालिसिस भी कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक भी 3 फॉर्म में मिलता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड और आर्सेन गैस। मतलब ऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड के साथ साथ ये आर्सेन गैस में मिलता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक इज मोर हार्मफुल। जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इनका ये क्या करेंगे? ये रिड्यूस कर देंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉक्सिको को काइनेटिक्स, जिसमें इनऑर्गेनिक जो आर्सेनिक है वो हमारे जेटी ट्रैक के थ्रू जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर ये हमारे टिश्यूज में पहुंचकर हमारे टिश्यू में पहुंच जाता है। उसके बाद वो हमारे ब्लड जो हमारी बॉडी फ्लूइड होती है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ ये जब ट्रांसफर होगा तो फिर ये हमारे हेयर और नेल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें क्या है? पेंटोन ऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर्सेनिक। जो ये क्या करते हैं? ये हमारे एसएच कंटेनिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और साथ साथ ये हमारी बॉडी में होने वाले क्रैब साइकिल को भी इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्रैब साइकिल को इनहिबिट करेगा और साथ साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को भी इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एटीपी एनर्जीज बनती हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। या ये कह लो कि ये हमारे मेटाबॉलिक जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। आर्सेनिक 5 जो क्या करे? ये फास्फेट एस्टर बॉन्ड को एटी में प्रेजेंट फास्फो एस्टर बॉन्ड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा कार्सोजेनिक है, मतलब ये कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, और इसके इरिटेटिंग इफेक्ट भी हो सकते हैं, और ये साथ साथ हमारे जो कैपिलरीज है उनको भी डैमेज कर सकता है। और साथ साथ एंडोथेलियल डैमेज, एंडोथेलियल जो लेयर होती है, एंडोथेलियल जो सेल्स होती है वो हमारी कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है, उसको भी वो डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? प्रोलॉन्गेशन ऑफ कार्डियक एक्शन, मतलब ये हमारे कार्डियक एक्शन में इफेक्ट करेगा। इंड्यूस ऑर्थोस्क्लेरोसिस को इंड्यूस कर देगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा और फिब्रोलाइसिस को रिड्यूस कर देगा। सिम्टम क्या है इसके? एक्यूट टॉक्सिसिटी। इसका जो सिम्टम है, अगर हम एक्यूट की बात करें तो ये हीमामेटेसिस करेगा, अब्डोमिनल पेन होने लगेगा, राइस वाटर डिहाइड्रेशन होने लगेगा, गार्लिक लाइक ब्रीथ होने लगेगी। ठीक है, मतलब स्मेल आने लगेगी ब्रीथिंग में, थर्स्ट एंड मेटालिक टेस्ट और प्यास लगेगी, और टेस्ट जो होगा वो मेटालिक होगा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और आर्सेनिक गैस के एक्सपोजर से हीमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड फील हो सकती है। अब बात आती है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ये क्या है? मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन प्रॉब्लम। इसमें क्रोनिक टॉक्सिसिटी मतलब लंबे समय से अगर आर्सेनिक बॉडी में है तो इसकी वजह से जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनका वो अपना काम बंद कर सकते हैं, उनके काम में कोई ना कोई फंक्शन, उनका जो फंक्शन वर्क है उसमें डिस्टरबेंस आ सकती है, जैसे कि न्यूरल, इसमें हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ऐसी एंसेफलोपैथी है, डेमेंटिया है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और सीरियस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन हो सकता है, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और ल्यूकोपीनिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी के अकॉर्डिंग फ्रेंगिटाइटिस हो सकती है और लेरिंग मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जेआईटी में सीवियर
एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है या हेमाटेमेसिस हो सकती है। किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है, स्किन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, स्किन या तो बहुत ज्यादा डार्क होने लगेंगी या स्मॉल कॉर्न मतलब जो कॉर्न होती हैं वो बॉडी में अपीयर होने लगेंगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा फिंगर नेल्स होंगे, जो हमारी नेल्स होती हैं उनकी उनमें वाइट वाइट कलर की लाइनिंग्स आ सकती हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इफेक्ट करेगा, इससे अबॉर्शन बहुत अपने आप होने लगेगा, और जो लोअर बर्थ वेट होगा, बच्चे का जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। कार्सिनोजेनिक होने की वजह से ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं स्किन में, लीवर में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किडनी में, ब्लडर में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। डायग्नोसिस, अब इसका पता कैसे करें? यूरिन एनालिसिस करना पड़ेगा, होल ब्लड आर्सेनिक मेजरमेंट करना पड़ेगा, हेयर और फिंगर नेल्स का चेकअप कराना पड़ेगा, और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हिमोलिटिक एनीमिया है या नहीं। तो डायग्नोसिस से हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में कहाँ आर्सेनिक प्रेजेंट है, कहाँ, और उसका इफेक्ट कितना है। अब बात करते हैं कैडमियम की। इसका सोर्स है, कैडमियम का सोर्स जो है वो है सॉइल और रॉक, मतलब मिट्टी और पहाड़, सॉइल और मिनरल फर्टिलाइजेशन, बैटरी, पिगमेंट्स, मेटल कोटिंग, प्लास्टिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टोबैको, स्मोकिंग लार्जेस्ट सोर्स, ये इसके कैडमियम के सोर्सेस हैं। एक्यूमुलेशन इन लीव्स, फ्रूट एंड सीड्स, ये हमारे लीव्स, फ्रूट और सीड में एक्यूमुलेट हो सकता है। एनिमल मिल्क में या फैटी टिश्यू में एक्यूमुलेट हो सकता है। सी फूड में भी ये एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। अब इसकी टॉक्सिसिटी, एक्यूट की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सीवियर रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी हो सकता है। अगर क्रोनिक की बात करें तो ये हमारे किडनी को मोस्टली डैमेज कर सकता है, ठीक है, और लंग्स को भी डैमेज कर सकता है, और बोन्स को भी फ्रेजाइल्स कर सकता है, मतलब लॉस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो फ्रेजाइल बोन्स भी कर सकता है, जिसमें हमारे जो कैल्शियम है वो लॉस होने लगेंगे, ठीक है। टेस्टिकुलर डिजनरेशन कर सकता है, प्रोस्टेट कैंसर को कॉज कर सकता है। इसमें इक्टियाइट या डिजीज सिंड्रोम भी हो सकते हैं, जिसमें रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, बोन स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम आयन रिड्यूस हो जाएगा तो बोन का स्ट्रक्चर भी डैमेज होने लगेगा। एल्डरी मल्टीपेरेस वुमन मोस्टली अफेक्टेड होंगी, जो बूढ़ी औरतें होंगी या एजेड औरतें होंगी, उनमें ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जिसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है या माल न्यूट्रिशन कह लो हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें होते हैं। ये देखो इक्टियाइट डिसीज। अब बात करते हैं हम बेरियम की, ठीक है। बेरियम भी हमारे हैवी मेटल्स में आते हैं। इसका जो सोर्स है इलेक्ट्रोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ऑक्सीजन रिमूविंग एजेंट, बेरियम सल्फाइड फ्लोरोसेंट लैम्प, बेरियम सल्फेट डायग्नोस्टिक मेडिसिन, ड्रिलिंग मड्स, पेंट्स, ब्रिक्स, सेरेमिक, ग्लास एंड रबर इसके सोर्स हैं। हेल्थ इफेक्ट की, हेल्थ पे क्या इफेक्ट, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात करें तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, मतलब हाँ, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है। अगर लार्ज अमाउंट का है या ये क्रॉनिक टर्म एक्सपोजर का है, ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट मसल पैरालिसिस हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अब नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का सोर्स क्या है? persistent in sediment in water, stainless steel, electroplating, magnetic tape, pigment of paints, cement, paper, rubber, composition, wood preservative, ये क्रोमियम के सोर्स हैं। हेल्थ इफेक्ट, हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालेगा? तो क्रोमियम जो है
वो ह्यूमन कार्सिनोजन है, मतलब ये भी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ये नोज को इरिटेट करेगा, ठीक है, नोज में अल्सर क्रिएट करेगा, नोज रनिंग नोज होगी, अस्थमा हो सकता है। अगर ये स्किन के कांटेक्ट में है तो स्किन अल्सर हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें तो ये लीवर को भी डैमेज कर सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है, और साथ साथ हमारे सर्कुलेटरी और नर्व टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। अगर 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 क्रोनियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है तो वो हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकता है और इससे हीमोलाइसिस भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।